गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। 95% है अगर आपका टारगेट, तो आज वीडियो के साथ हमारे साथ जुड़े रहें, क्योंकि आज हम आपको देने वाले हैं साझेदारी की पूर्ण जानकारी। साझेदारी में नए साझेदार का प्रवेश, साझेदारी के लक्षण, साझेदारी की विशेषता, त्याग अनुपात, ख्याति, छिपी हुई ख्याति आदि सभी जानकारी आपको एक ही वीडियो में प्राप्त होने वाली है। तो आइए हम शुरू करते हैं, पर उससे पहले शर्त यह है कि अपने हेडफोन ऑन कर लीजिए, नोट्स बनाना शुरू कर लीजिए। मैं आपसे ये नहीं कहूँगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो वीडियो के अंत तक आप निश्चित रूप से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ही लेंगे। तो आइए शुरू करते हैं साझेदारी। तो सबसे पहला प्रश्न बनता है, साझेदारी से क्या आशय है? साझेदारी का अर्थ या परिभाषा बताइए। जब दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर किसी ऐसे व्यापार की स्थापना करते हैं जिसका संचालन उन सभी के, उनमें से किसी एक के या किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा किया जाता है। यानी कि आप कह सकते हैं कि साझेदारी में कम से कम दो व्यक्ति होने चाहिए, किसी न किसी वैधानिक कार्य का होना चाहिए और व्यापार का उद्देश्य लाभ कमाना होना चाहिए। संचालन में सभी साझेदार भाग ले भी सकते हैं और नहीं भी ले सकते, तो उसे साझेदारी कहा जाएगा। इसके बाद आते हैं साझेदारी की परिभाषा पे। भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 4 के अनुसार, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, साझेदारी उन व्यक्तियों के पारस्परिक संबंधों को कहा जाता है जिन्होंने एक ऐसे व्यापार की स्थापना करी है जिसका उद्देश्य लाभ कमाना है तथा जिसके लाभ हानि का बंटवारा सभी साझेदारों के बीच में किया जाना है। तो यानी इस परिभाषा के अनुसार हम कह सकते हैं कि साझेदारी में कम से कम दो या दो से अधिक व्यक्ति थे। दो से अधिक कितने व्यक्ति हो सकते हैं? लगभग 20, 25 या कितने? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। साझेदारी में कम से कम दो और अधिक से अधिक 50 व्यक्ति हो सकते हैं। सभी साझेदारों का पूंजी लगाना अनिवार्य नहीं है। सभी साझेदारों का कारोबार में भाग लेना भी अनिवार्य नहीं है, परंतु सभी साझेदारों का आपस में लाभ हानि को बांटना अनिवार्य होता है। इसके बाद आते हैं साझेदारी के लक्षण या विशेषता। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपने परिभाषा को ढंग से याद कर लिया है तो आपके लक्षण या विशेषता बड़ी सरलता से याद हो सकते हैं। या दूसरा तरीका, आप लक्षण और विशेषताओं को ध्यानपूर्वक समझें तो परिभाषा अपने आप बन जाएगी। जैसे कि साझेदारी के लक्षण में सबसे पहले आता है कम से कम दो व्यक्तियों का होना, अधिक से अधिक 50 व्यक्तियों का होना, सभी साझेदारों का पूंजी लगाना अनिवार्य ना होना, सभी साझेदारों का कारोबार में भाग लेना अनिवार्य ना होना, सभी साझेदारों द्वारा लाभ हानि का आपस में बंटवारा किया जाना। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि भाई साझेदारी में कम से कम दो व्यक्ति चाहिए, अधिक से अधिक 50। सभी साझेदार पूंजी लगाएं ये भी जरूरी नहीं है, सभी कारोबार में भाग लें ये भी जरूरी नहीं है, परंतु हाँ, जो उसमें लाभ हानि होने वाली है वो सभी साझेदारों को आपस में बांटनी अनिवार्य होती है। इसके बाद अगले प्रश्न पर आते हैं, साझेदारी संलेख से क्या आशय है? जब दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर किसी कारोबार को शुरू करते हैं तो जाहिर सी बात है कुछ बातें उन्हें आपस में तय कर लेनी चाहिए। अब ये बातें मौखिक या लिखित दोनों रूपों में तय की जा सकती हैं, पर अगर ये लिखित रूप में तैयार कर ली जाए तो इसे साझेदारी संलेख या पार्टनरशिप डीड या साझेदारी संविदा के नाम से जाना जाता है। अब पार्टनरशिप को शुरू करते समय हमें क्या क्या बातें तय कर लेनी चाहिए? तो मानते हैं कि मैं आपके साथ मिलकर कोई कारोबार शुरू करने वाला हूं, तो सबसे पहले हमें अपने व्यवसाय का नाम निश्चित करना होगा। मान लीजिए आपने और मैंने एक कपड़े की दुकान शुरू करी और मैंने उसमें बोर्ड लगवा दिया कबीर क्लॉथ हाउस, तो आप इसमें ऑब्जेक्शन कर सकते हैं कि सर कबीर तो आपका नाम है, हमारी दुकान का नाम कबीर क्यों रख लिया? मेरा नाम तो सचिन है, मोहन है या XYZ जो भी आपका नाम हो, कि भैया मेरे नाम से कारोबार क्यों नहीं शुरू हुआ? मैंने कहा मुझे लगा कि आपको इसमें आपत्ति नहीं होगी, तो आप कह सकते हैं कि आपको मुझसे पहले पूछ लेना चाहिए था। तो यानी किसी भी कारोबार को शुरू करने से पहले, पार्टनरशिप को शुरू करते समय हमें अपने व्यवसाय का नाम निश्चित कर लेना चाहिए और उसके लिए साझेदारों की सलाह मशवरा ले लेना चाहिए। नंबर 2, पूंजी की मात्रा। अब आपको लगा कि सर हमारे साथ कारोबार कर रहे हैं और पैसा तो ये लगा ही देंगे। मैं भी यही सोच रहा था, मैंने कहा आप तो धनी व्यक्ति हो, पैसा तो आप ले ही आओगे, क्या दिक्कत है? अब पता लगा पैसा ना तो आप ला रहे हैं ना मैं लेके आ रहा हूं, तो काम कैसे शुरू होगा? तो
तो हमें साझेदारी को शुरू करते समय यह निश्चित कर लेना चाहिए कि कौन साझी कितना धन लेकर आएगा। नंबर 3, पूंजी की मात्रा के बाद नंबर 3 आ जाता है लाभ हानि की मात्रा। हमें तय कर लेना चाहिए कि लाभ हानि का बंटवारा हम कैसे करेंगे। अब आपको लगा कि हम सर के साथ जुड़ रहे हैं और बराबर के पार्टनर हैं, बराबर काम कर रहे हैं, तो प्रॉफिट 50-50 होना चाहिए। मैं सोचता हूं कि आप तो बच्चे हो, आपको कौन सा अनुभव है, तो मैं आपको जो दूंगा आप मान लोगे, पर ऐसा नहीं है भैया। आजकल बच्चे बड़े चतुर हैं। हो सकता है आपके दिमाग में हो कि आप 50% से भी ज़्यादा ले लो, कि सर तो बुजुर्ग हैं और इन्हें तो जो दे देंगे वो रख लेंगे। तो ऐसे में मतभेद होना स्वाभाविक है। तो अच्छी बात तो यही है कि साझेदारी को शुरू करते समय हम अपना लाभ हानि कैसे बांटेंगे, ये बात हमें पहले से तय कर लेनी चाहिए। इसके बाद पूंजी पर ब्याज। मान लीजिए मैंने कारोबार में 1 लाख रुपए लगाए और आपने लगाए 2 लाख रुपए। मुझे लगा कि भाईचारा है, कोई दिक्कत नहीं है, पर कुछ समय के बाद आपने कहा कि भैया देखो 1 लाख आपके, 1 लाख मेरे, और मेरे तो 1 लाख फालतू लगे हुए हैं और उस पर आप मुझे ब्याज दे दीजिए। तो पूंजी पर ब्याज दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, और अगर दिया जाएगा तो कितना दिया जाएगा, ये बात भी आपको पहले से तय कर लेनी चाहिए। इसके बाद अगले पॉइंट पर आती हैं आहरण की मात्रा। आहरण यानी कि व्यापार से हम कितना पैसा अपने व्यक्तिगत व्ययों के लिए निकाल सकते हैं। मान लीजिए मैं कंजूस आदमी हूँ, ज़्यादा खर्चा नहीं करता, ठीक है ना, आपके शौक शाही हैं, तो हो सकता है आपके खर्चे ज़्यादा हों और आप पैसा निकाले जा रहे हो और मैं मनी मन चले जा रहा हूँ। तो इससे अच्छी बात यह है ना कि हम कितना पैसा निकाल सकते हैं ये पहले से तय कर लिया जाए। इसके बाद कार्य का बंटवारा। अब आपको लगता है कि सर जब वीडियो बनाने के लिए सुबह 5 बजे उठ सकते हैं तो जाहिर सी बात है दुकान खोलने के लिए उठ जाएंगे, पर मैं कहता हूं कि नहीं भैया, दुकान पे तो दोनों एक साथ चलेंगे। तो दुकान को कौन खोलेगा, कौन बंद करेगा, कौन उसमें कितना समय देगा, तो ये बातें अगर हम पहले से तय कर लें तो कहीं ना कहीं मतभेद कम किए जा सकते हैं। इसके बाद कारोबार का स्थान, कारोबार किस जगह शुरू किया जाएगा, ये भी हमें पहले से निश्चित कर लेना चाहिए। मान लीजिए मैं तो सहारनपुर में रहता हूँ, महाराज सिंह कॉलेज के बराबर में मेरा कोचिंग है, और वहीं मैं सोचता हूँ कि एक आधी दुकान ले लेंगे और उसमें कारोबार कर लेंगे। अब वो स्थान आपके घर से दूर पड़ता है, तो इसीलिए कारोबार को शुरू करने से पहले में यह निश्चित कर लेना चाहिए कि कारोबार किस स्थान पर संचालित किया जाएगा। इसके बाद व्यापार का स्तर क्या रहेगा, हम माल रिटेल में बेचेंगे, होलसेल में बेचेंगे, नगद में बेचेंगे, उधार में बेचेंगे या इंटरनेशनल लेवल पर बेचेंगे, ये भी बातें हमें तय कर लेनी चाहिए। तो यानी कुल मिलाकर आप ये कह सकते हैं कि साझेदारी को शुरू करते समय साझेदारों के बीच जो मुख्य बातें आपस में तय कर ली जाती हैं वो मौखिक या लिखित किसी भी रूप में हो सकती हैं, परंतु अगर वो लिखित रूप में हो तो उसे साक्ष्य के रूप में यानी सबूत के रूप में प्रस्तुत भी किया जा सकता है और आपसी मतभेद सरलता से दूर किए जा सकते हैं। तो इसी लिखित अनुबंध को साझेदारी संलेख, संविदा या पार्टनरशिप डीड कहा जाता है। अगला प्रश्न आता है परिवर्तनशील पूंजी और स्थायी पूंजी से क्या आशय है। तो पहले इसको जरा आम भाषा में समझते हैं। मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए लगाए, मैंने 1 लाख रुपए लगाए, हमने काम शुरू कर लिया। अब बीच में मुझे 10,000 रुपये की आवश्यकता हो जाती है, तो मैंने उसमें से 10,000 रुपये निकाल लिए। आपने तुरंत मेरी पूंजी को 1 लाख से घटाकर अब 90,000 रुपये लिख दिया। आपने कहा भैया पहले आपके 1 लाख थे, 10,000 आपने निकाल लिए, अब आपके 90,000 रुपये बचे हैं। तो इस तरह की पूंजी को परिवर्तनशील पूंजी कहा जाएगा। यानी कि जब हमारी पूंजी हमारे लाभ हानि, आहरण, पूंजी पर ब्याज, आहरण पर ब्याज को समायोजित करते हुए बार बार परिवर्तित कर दी जाती है, यानी पूंजी में निरंतर बदलाव संभव हो, तो ऐसी पूंजी को परिवर्तनशील पूंजी कहा जाता है। दूसरे पॉइंट पर आते हैं स्थायी पूंजी। अब इसका दूसरा एग्जांपल समझिए। मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए लगाए, मैंने 1 लाख रुपए लगाए, काम शुरू हो गया। मैंने बीच में 10,000 रुपये निकाल लिए, तो मैंने कहा भैया अब मेरे 90,000 रह गए। आपने कहा नहीं भैया कोई बात नहीं, पूंजी हमारी 1-1 लाख रुपए ही मानी जाएगी, ये 10,000 रुपये आप अपने हाथ उधार समझ लीजिए, और जब आप पे हों तो आप ये 10,000 रुपये लौटा देना और आपकी पूंजी स्थायी रूप से यही चलती रहेगी।
यानी कि जब हम चाहते हैं कि पूंजी की मात्रा में बार बार परिवर्तन ना हो, तो पूंजी पर ब्याज, आहरण पर ब्याज, आहरण करने से या लाभ होने से जो लेन देन होते हैं, हम उसके लिए अलग से चालू खाता बना लेते हैं। तो ऐसी स्थिति में पूंजी बार बार परिवर्तन नहीं होती, तो इसे स्थायी पूंजी कहा जाता है। अब प्रश्न बनता है कि इन दोनों में क्या अंतर है। स्थायी पूंजी में पूंजी की मात्रा समान रहती है, बार बार परिवर्तन नहीं होता, जबकि परिवर्तनशील पूंजी में पूंजी की मात्रा लगातार परिवर्तित होती रहती है। लाभ होने पर पूंजी बढ़ जाएगी और हानि होने पर पूंजी घट सकती है। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि स्थायी का मतलब है निश्चित पूंजी लगातार लगी हुई है, और परिवर्तनशील पूंजी व्यापार की दशाओं के अनुसार घटती बढ़ती रहती है। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर आते हैं, ख्याति से क्या आशय है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गुडविल। व्यापार में लगातार अच्छे कार्यों के करने से, व्यापार में लगातार अच्छे कार्यों को करने से समाज में, व्यवसाय जगत में हमारी जो पहचान बन जाती है, उसे ही ख्याति या गुडविल कहा जाता है। गुडविल से हमारी बिक्री में वृद्धि होती है, लाभ में वृद्धि होती है, लोग हम पर विश्वास करना शुरू कर देते हैं, और कहीं ना कहीं हमें बाजार से माल या रुपया उधार मिलने में सुविधा हो जाती है। तो इसको आप सरल भाषा में समझिए। मान लीजिए आपके आसपास दो दुकानें हैं, आप देखते हैं कि दोनों में लगभग एक जैसा सामान मिलता है, परंतु आप एक दुकान पर जाना पसंद करते हैं और एक दुकान पर जाना पसंद नहीं कर रहे। तो यानी जिस दुकान पर आप बार बार जाना चाहते हैं, तो उसे ही कहा जाएगा कि भाई वो दुकान बड़ी प्रसिद्ध है, यानी कि उसकी ख्याति है, उसका एक नाम और एक पहचान है। अब जैसे मैं आपको वीडियो लेक्चर के द्वारा अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स और बिजनेस के सभी नोट्स प्रोवाइड करता हूं, अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं, वीडियो को लाइक करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक इसको शेयर करते हैं, तो मुझे ऐसा प्रतीत होगा कि वाकई मेरी मेहनत सफल हुई है। परंतु अगर आप ऐसा नहीं करते, तो कहीं ना कहीं मुझे लगेगा कि शायद मुझ में ही कुछ कमी रह गई है और मुझे शायद इससे भी अच्छा करना चाहिए था। तो मेरा आपसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक लोगों में शेयर करें, और अगर आने वाली वीडियो की आप चाहते हैं कि सूचना आपको समय से मिलती रहे, तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो ख्याति क्या है? एक नाम, एक पहचान, एक रेपुटेशन। ख्याति इस बात की श्योरिटी है कि हाँ, हमारे पास ग्राहक बार बार आना पसंद करता है। तो इसकी परिभाषा भी है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के प्रमाप 26 के अनुसार। ख्याति इस बात की कल्पना के अलावा और कुछ नहीं है कि पुराने ग्राहक पुरानी दुकान पर ही बार बार आते हैं। यानी कि ये परिभाषा में कहती है कि ख्याति देखी नहीं जा सकती, यह मात्र एक कल्पना है कि हाँ, पुराने ग्राहक पुरानी दुकान पर ही बार बार आना पसंद करेंगे। अब इसके बाद आते हैं ख्याति के लक्षण या विशेषताएं। ख्याति को देखा नहीं जा सकता। अब बहुत सारे व्यूअर मेरे ऐसे हैं जो मेरी वीडियोस को देखते हैं और शायद उन्हें अच्छी भी लगती है, पर कहीं ना कहीं संकोच करते हैं कि हम लाइक क्यों कर दें। तो ख्याति को देखा नहीं जा सकता, तो मैं ये नहीं कह सकता कि मुझे पसंद नहीं कर रहे, पर वो दिखाना नहीं चाह रहे, क्या करें? ठीक है ना। तो मेरा मानना है सबको लाइक करना चाहिए। तो ख्याति देखी नहीं जा सकती। मान लीजिए आप कहते हैं कि भैया उनकी दुकान तो बड़ी चलती है, तो सर कितनी चलती है, या कितने किलो चलती है, कितने किलोमीटर चली जाती है, ये नहीं आप बता सकते। तो ख्याति अदृश्य है, अमूर्त है, यानी ख्याति कोई व्यक्ति नहीं है या कोई शोपीस नहीं है जो दिखाया जा सके। ख्याति से लाभ में वृद्धि होती है, ख्याति से बिक्री में वृद्धि होती है, ख्याति से हमें उधार मिलना सरल हो जाता है, ख्याति से लोग हम पर विश्वास करना आरंभ कर देते हैं, और ख्याति धीरे धीरे बनती है, एकाएक नहीं बनती है। अब इसकी बातें हैं ख्याति के मूल्यांकन की हमें आवश्यकता कब कब होती है। नए साझेदार के प्रवेश लेने पर, जब कोई नया व्यक्ति हमारे साथ जुड़ता है, तो उस समय हम कहते हैं कि भैया हमारी दुकान तो बड़ी प्रसिद्ध है और बहुत चलती है। साझेदारी के अवकाश ग्रहण करने पर, जब कोई साझी हमारे साथ छोड़कर जाता है, तो जाहिर सी बात वो कहता है कि देखो मैंने इस दुकान को कहां से कहां पहुंचा दिया और इसमें मेरी बड़ी मेहनत लगी है और आज मैं जा रहा हूं। किसी साझेदार की मृत्यु हो जाने पर,
अगर मान लीजिए कोई साझेदार मर जाता है और उसका हिस्सा हम उसे भुगतान करते हैं, तो जाहिर सी बात है आज के मूल्यांकन के हिसाब से हमें उसे पैसा देना चाहिए। साझेदारी फर्म के विघटन होने पर जब हम अपनी फर्म को बंद करते हैं तो भी हम इस चीज़ को देखते हैं कि भैया इसको कितने में बेचा जाना चाहिए। इसके अलावा अगर हम किसी दूसरी फर्म के साथ मिलकर काम करने को तैयार होते हैं तो हम ये जरूर देखते हैं कि भैया जिसके साथ हम जुड़ रहे हैं उसकी बाजार में क्या रेपुटेशन है और हमारी क्या रेपुटेशन व्यापार में है। तो ये सभी तत्व हैं जहां पर हमें ख्याति के मूल्यांकन की आवश्यकता होती है। अगले प्रश्न पर आते हैं, नए साझेदार के प्रवेश से क्या आशय है। मान लीजिए दो व्यक्तियों ने ए और बी ने कारोबार शुरू किया। अब कारोबार बढ़ चुका है और उन्हें एक नए व्यक्ति को अपने साथ जोड़ना चाहते हैं। मान लीजिए उन्होंने सी नाम के व्यक्ति को अपने साथ जोड़ा, तो ऐसी स्थिति में सी नाम का जो व्यक्ति है वो नया साझेदार कहलाएगा और जो ए और बी है निश्चित रूप से क्योंकि वो पहले से कार्यरत हैं तो वो पुराने साझेदार कहलाएंगे। अब नए साझेदार के प्रवेश पर क्या क्या गतिविधियां होती हैं, क्या क्या एंट्रीज की जाती हैं, उन्हें जरा संक्षेप में जान लेते हैं। सबसे पहले नया साझी व्यापार में आएगा और पूंजी और ख्याति के पैसे लाएगा। मान लीजिए मैंने 1 लाख रुपए से काम शुरू किया, आपने 1 लाख रुपए से काम शुरू किया। अब जो तीसरा व्यक्ति हम अपने साथ जोड़ रहे हैं तो क्या उससे हम पैसा नहीं मंगवाएंगे? क्या उसको फ्री में अपने फर्म में हिस्सा देंगे? बिल्कुल नहीं देंगे। तो हम उन्हें कहेंगे कि भैया 1 लाख रुपए आपको भी पूंजी के रूप में लाने पड़ेंगे। अब हमने कहा भैया एक काम करना, 1 लाख तो आप ला ही रहे हो, एक काम करो 20,000 रुपये और ले आओ। उसने पूछा भैया ये किस बात के? हमने कहा भैया देखो जब कारोबार शुरू किया था तो हमने बड़ी मेहनत की थी, प्रचार किया था, ग्राहकों को जोड़ने के लिए नई नई स्कीमें निकाली थी। प्रचार के लिए हमने दुकानों पर जा जाके अपना विज्ञापन किया था, ग्राहकों से संपर्क स्थापित किया था। आपको तो ऐसा कुछ भी नहीं करना, आपने तो बस आना है और कारोबार शुरू हो जाना है। तो इसीलिए अब आप 20,000 रुपये अतिरिक्त रूप में हमें प्रदान करेंगे, तो ये कहलाएगी ख्याति। इसके बाद जो ख्याति का पैसा हमने उनसे मंगवाया है या तो वो नगद लेकर आएंगे या उधार लेकर आएगा। अगर नगद लाता है तो हम उसे आपस में बांट लेंगे और अगर उधार करता है कि भैया चलो ठीक है आपकी बात सही है मैं 20,000 रुपये दे दूंगा पर अभी नहीं थोड़े दिन बाद दूंगा, तो हम कहते हैं चलो कोई बात नहीं बाद में दे देना। तो हम आपस में तय कर लेते हैं भैया ए आपको क्या मिलेगा और बी आपको क्या मिलने वाला है। तो पहली एंट्री बनाएंगे आप, नया साझी आया, पूंजी ख्याति के पैसे लाया। दूसरा लेखा आप करेंगे ख्याति बांटने पर। तीसरी आप कर सकती हैं ख्याति घर ले जाने पर। अब जो ख्याति का पैसा है जो ए और बी ने आपस में बांटा है, या तो वो उसे पूंजी के रूप में व्यापार में लगा देंगे या वो कहते हैं कि अरे चलो पूंजी तो बहुत लगी हुई है कोई जरूरत नहीं है, 1 लाख तो ये भी लेके आए ही है और ये जो गुडविल के पैसे हैं ये हम एक काम करते हैं अपने अपने घर ले जाते हैं। तो इसे कहा जाएगा गुडविल का विड्रॉ करना। इसके बाद चौथी एंट्री बनेगी सर सामान्य संचय बांटने पर। अब सामान्य संचय क्या है? मान लीजिए ए और बी ने एक आदत है कि वो अपने व्यापार में जितना भी लाभ होता है उसका कुछ धन भविष्य के लिए बचा के रख लेते हैं। तो अब हमें लगता है कि कल को सी भी आएगा, वो भी इस गुल्लक में पैसे डालना शुरू करेगा और जब गुल्लक के पैसे हम बांटेंगे तो हमें कैसे याद रहेगा कि नया पैसा कितना है, यानी सी के आने के बाद कितने पैसे जोड़े और सी के आने से पहले कितने पैसे जोड़े थे। तो हमने कहा जहां नाश वहां सवा सत्यानाश, एक काम करो 10 रुपये की गुल्लक है इसको तोड़ो और आज से नई गुल्लक लगाएंगे। तो पुरानी गुल्लक के पैसे कौन बांटेगा? ए और बी बांटेंगे और एक नई गुल्लक ले आएंगे। अब उसमें ए बी और सी तीनों मिलकर पैसे जोड़ा करेंगे। इसके बाद हम करेंगे सर रिवैल्यूएशन, जिसे पुनः मूल्यांकन कहा जाता है। अब पुनः मूल्यांकन क्या है? कुछ संपत्तियों के मूल्य समय के अनुसार घटते रहते हैं, जैसे फर्नीचर, जैसे कंप्यूटर, जैसे कोई भी हमारे उपकरण जो व्यापार की परिस्थितियों के अनुसार घटते रहते हैं। परंतु कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनके मूल्य निरंतर बढ़ते रहते हैं, जैसे भवन, जैसे ज़मीन। तो जिन संपत्तियों के मूल्यों में कमी आई है वो तो कहलाएगा रिवैल्यूएशन के 2 में दिखाया जाएगा जब हम रिवैल्यूएशन खाता बनाएंगे, और जिन संपत्तियों के मूल्य में वृद्धि हुई है उसे बाय में यानी धनी पक्ष में दिखाया जाएगा। सिंपल सी भाषा है, जितने नुकसान हुए हैं वो तो ऋणी होंगे
और जितने हमें लाभ रहे हैं वो धनी होंगे। फिर हम दोनों में तुलना करेंगे कि रिवैल्यूएशन से यानी पुनः मूल्यांकन से अंतिम रूप से व्यापार में हमें लाभ हुआ या हानि हुई। अब इस लाभ हानि पे किसका हक है? ए और बी का, क्योंकि सी तो अभी अभी आ रहा है ना, उसने अभी तो कारोबार में कुछ किया ही नहीं है। तो रिवैल्यूएशन का जो लाभ हानि होती है बेटा, वो किस में बांटी जाएगी? ए और बी दोनों साझियों में आपस में बांट ली जाएगी। इसके बाद अगला प्रश्न जुड़ता है इसी में, पूंजी के समायोजन से क्या आशय है? अब मान लीजिए ए ने 1 लाख रुपए लगाए, बी ने 1 लाख रुपए लगाए, कारोबार चल रहा था बढ़िया। अब हमने सी को मेंबर बनाया, हमने कहा भैया 1 लाख रुपए आप भी ले आओ और हम आपको 25% यानी कि 1/4 हिस्सा व्यापार में प्रदान करेंगे। तो क्या सी ये सवाल नहीं कर सकता कि सर मैं 1 लाख रुपए दे रहा हूं भाई तुम लोगों को, तो मुझे 25% हिस्सा मिल रहा है, बाकी जो 75% हिस्सा है उसे तुम दोनों आपस में बांट लेते हो। तो क्या 37.5% के लिए तुम्हारी पूंजी 1.5 लाख रुपए की है या नहीं है? यानी कि नए साझेदार के आने पर उसकी पूंजी के अनुसार जब हम अपनी पूंजी को व्यवस्थित करते हैं तो उसे पूंजी का समायोजन कहा जाता है। अब ए और बी कहीं ना कहीं उलझ गए, क्योंकि उन्होंने तो कारोबार में 1-1 लाख रुपए लगाए थे और अब कहीं ना कहीं उन्हें व्यापार में 50-50 हजार रुपए और लाने पड़ेंगे। इसके विपरीत अगर उनकी पूंजी पहले से ही 1.5 लाख से ज्यादा होती तो वो अतिरिक्त धन घर पर भी ले जा सकते थे। तो इसी को कहा जाएगा पूंजी का समायोजन। अगले पॉइंट पर आते हैं, त्याग अनुपात। इसको पहले के एग्जाम्पल समझते हैं, आपको हमेशा याद रहेगा। मान लीजिए ए और बी 2 व्यक्ति बैठे ढाबे पर अपना नाश्ता कर रहे हैं, दोनों की प्लेट में 4-4 पूरियां हैं और अचानक उस स्थान पर सी यानी कि मैं पहुंच जाता हूं। अब ए मुझे आवाज दे लेता है कि आइए भैया नाश्ता कर लीजिए, मैं चला जाता हूं। और बी ने ए को जरा घूरते हुए कहा, कहाँ बुला लिया तुमने इन्हें, मैंने देने का अपनी पूरी इनको। तो ए ने अपनी 4 पूरियों में से 2 पूरी मुझे दे दी और बी ने अपनी 4 पूरी वाले प्लेट को अपने पास रख लिया। तो अब अगर आप ध्यान दें तो ए के पास पहले 4 पूरी थी और बी के पास भी 4 पूरी थी, पर ए ने अपनी 2 पूरियां मुझे दे दी। अब ए के पास कितने रह गए? 2। बी के पास कितनी है? 4। और मेरे पास यानी सी के पास कितनी है? 2। तो यानी कि हम कह सकते हैं किसी नए साझेदार के प्रवेश ले लेने से, किसी नए साझेदार के फर्म में आ जाने से पुराने साझेदारों की लाभ मात्रा में, लाभ अनुपात में जो कमी आ जाती है उसे ही त्याग अनुपात कहा जाता है। तो यहां पर देखा जाए तो त्याग किसने किया है? ए ने। बी ने क्या किया? कोई त्याग नहीं करा, उसने अपनी 4 की 4 पूरी अपने पास रखी कि भैया मैं कुछ ना दूंगा, जबकि ए ने अपनी 4 में से 2 पूरी मुझे दे दी। अब ऐसी स्थिति में मेरे द्वारा जो ख्याति का पैसा लाया गया था, आप बताइए वो किसको मिलना चाहिए? ए को, बी को या बराबर? तो आपका निश्चित रूप से आंसर यही होगा कि जो मैंने ख्याति का पैसा लेकर आया हूं वो किसको मिलना चाहिए? ए को मिलना चाहिए, क्योंकि मुझे जो प्रॉफिट मिलने वाला है वो वास्तव में ए के हिस्से से मुझे प्राप्त होगा। तो आप कह सकते हैं कि नए साझेदार के आने से पुराने साझेदारों के अनुपात में अगर कोई कमी हो जाती है तो उसे त्याग अनुपात कहा जाएगा। इसके अलावा ख्याति का धन उसी व्यक्ति को प्राप्त होगा जिसने त्याग किया है, और अगर दोनों ने मिलकर त्याग किया है तो निश्चित रूप से दोनों में त्याग के हिसाब से उसको आपस में बांट लिया जाएगा। छिपी हुई ख्याति से क्या आशय है? अब एक तरीका तो ये है कि हम सी से यानी नए साझेदार से स्पष्ट रूप से कह दें कि भैया 1 लाख रुपए आपको पूंजी लेकर आनी है, 20,000 रुपये आपको ख्याति भी लानी है। या दूसरा तरीका ये है कि हमने साफ साफ उससे नहीं 20,000 रुपये मांगे, बल्कि हमने कह दिया कि भैया एक काम करना, आपको हम बराबर का हिस्सा देंगे और आप 1,20,000 रुपये ले आना। तो यहाँ पर ए ने 1 लाख रुपये लगाए, बी ने 1 लाख रुपये लगाए, जबकि हमने सी से बराबर के हिस्से के लिए 1,20,000 रुपये मंगवा लिए। अब आप सोचिए, अगर सी 1/3 यानी तीसरे हिस्से के लिए 1/20 ला रहा है तो यानी पूरे फर्म के लिए
कितने पैसे चाहिए? 3,60,000 रुपये। जबकि ए और बी ने कितने लगाए थे भैया? 1-1 लाख रुपए लगाए थे, और सी की पूंजी भी कितनी है? 1 लाख रुपए। तो जो हमने अतिरिक्त 20,000 रुपये उससे मंगवाए हैं वो क्या है? वो छुपी हुई ख्याति कहलाएगी। यानी कि जब हम नए साझेदार से स्पष्ट रूप से ख्याति का धनराशि नहीं मंगवाते, बल्कि जो सामान्य पूंजी उसे लानी थी उससे अधिक धन मंगवा लेते हैं, तो इसे ही छिपी हुई ख्याति कहा जाता है। तो इस छोटी सी वीडियो में मैंने आपको साझेदारी के प्रवेश, साझेदारी का सामान्य परिचय से संबंधित जानकारी प्रदान करने की कोशिश की। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, जिससे कि जानकारी उन्हें भी प्राप्त हो सके। और आने वाली वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। 1 2 3 लॉ क्लास विद कबीर लाइव क्लासेस के लिए हमारे साथ आप जुड़ सकते हैं महाराज सिंह कॉलेज के बराबर में, ऊपरी मंजिल, माधवनगर, सहारनपुर। मोबाइल नंबर 9027178430। थैंक यू। कबीर क्लासेस, स्मार्ट क्लासेस।